नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक सेशन में आपका स्वागत है। इकिगाई, हेक्टर गार्सिया। चैप्टर 4। आप क्या कर रहे हैं? हर में प्रवाह। विकास के लिए रिक्त स्थान में काम और खाली समय को कैसे मोड़े। हम वो है जो हम बार बार करते हैं, तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। बाय एरिस्टोटल। परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा ढलानों में से स्कीइंग कर रहे हैं। सफ़ेद रेत की तरह आपके दोनों किनारों पर खस्ता बर्फ उड़ जाती है। स्थितियाँ एकदम सही है। आप पूरी तरह से स्कीइंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि कैसे प्रत्येक क्षण पर चलना। कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, केवल वर्तमान है। आप बर्फ, अपने स्की, अपने शरीर और अपनी चेतना को एक इकाई के रूप में एकजुट महसूस करते हैं। आप अनुभव में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते या विचलित नहीं होते। आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप जो कर रहे हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह का अनुभव ब्रूस ली ने अपने प्रसिद्ध बी वाटर के साथ किया। मेरा दोस्त, जब हम किसी गतिविधि में खुद को खो देते हैं तो हम सभी को अपना समय नष्ट हो जाता है। हम आनंद लेते हैं, हम खाना बनाना शुरू करते हैं और इससे पहले कि हम यह जानते हैं कई घंटे बीत चुके हैं। हम एक दोपहर एक पुस्तक के साथ बिताते हैं और जब तक हम सूर्यास्त को नोटिस नहीं करते और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक दुनिया को भूल जाते हैं। हम सर्फिंग करते हैं और यह महसूस नहीं करते हैं कि अगले दिन तक हमने पानी में कितने घंटे बिताए हैं। जब हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, विपरीत भी हो सकता है। जब हमें कोई कार्य पूरा करना होता है तो हम नहीं चाहते हैं। हर मिनट ऐसा करना जीवन भर के लिए लगता है और हम अपनी घड़ी को देखना बंद नहीं कर सकते। जैसा कि आइंस्टीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, एक मिनट के लिए गर्म स्टोव पर अपना हाथ रखो और यह एक घंटे की तरह लगता है। एक घंटे के लिए एक सुंदर लड़की के साथ बैठो और यह एक मिनट की तरह लगता है। यह सापेक्षता है। मज़ेदार बात यह है कि कोई और वास्तव में एक ही कार्य का आनंद ले सकता है, लेकिन हम जितनी जल्दी को हो सके ख़त्म करना चाहते हैं। हमें कुछ करने में इतना मज़ा आता है कि हम जो कुछ भी भूल जाते हैं। चिंता हम करते हैं जबकि हम यह कर सकते हैं। हम सबसे खुश कब है? ये प्रश्न हमारी इकिगाई को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रवाह की शक्ति। ये सवाल मनोवैज्ञानिक मेहली सिसिक्स-जेंट-मिहाली के अनुसंधान के दिल में भी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे रहने के अनुभव में हैं। सिसिक्स-जेंट-मिहाली ने इस स्थिति को प्रवाह कहा और इसे आनंद, खुशी, रचनात्मकता और प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। जब हम पूरी तरह से जीवन में डूब जाते हैं, खुशी पाने का कोई जादुई नुस्खा नहीं है। अपने हिसाब से जीने के लिए इकिगाई, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक प्रवाह की इस स्थिति तक पहुंचने की क्षमता है और इस राज्य के माध्यम से इष्टतम अनुभव है। इस इष्टतम अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम इसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समय हम गतिविधियों पर खर्च करने हैं जो हमें प्रवाह की इस स्थिति में लाते हैं, बजाय खुद को उन गतिविधियों में फंसने की अनुमति देने के जो तत्काल आनंद प्रदान करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक खाने, ड्रग्स या शराब का सेवन करना या टीवी के सामने खुद को चॉकलेट के साथ भराई करना। जैसा कि सिसिक्स-जेंट-मिहाइली अपनी पुस्तक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल में दावा करता है। अनुभव प्रवाह वह स्थिति है जिसमें लोग एक ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो कुछ और नहीं लगता है। अनुभव ही इतना सुखद है कि लोग इसे करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर भी ऐसा करेंगे। यह न केवल रचनात्मक पेशेवर है जिन्हें उच्च खुराक की आवश्यकता होती है, एकाग्रता जो प्रवाह को बढ़ावा देती है। अधिकांश एथलीट, शतरंज खिलाड़ी और इंजीनियर भी अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो उन्हें इस राज्य में लाती है। सिसिक्स-जेंट-मिहाइली के शोध के अनुसार शतरंज का खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस करता है।
एक गणितज्ञ के रूप में प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने पर एक सूत्र पर काम करने वाले या ऑपरेशन करने वाले सर्जन मनोवैज्ञानिक के एक प्रोफेसर सिसिलिएंट मिहाइली ने दुनिया भर के लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि प्रवाह सभी उम्र और संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच समान है। न्यूयॉर्क और ओकिनावा में हम सभी उसी तरह से प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विक्षेप के एक ठोस कार्य पर केंद्रित होते हैं। हमारा मन क्रम में है। विपरीत तब होता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों पर होता है। यदि आप अक्सर अपने आप को कुछ पर काम करते समय ध्यान केंद्रित खो देते हैं, महत्वपूर्ण पर विचार करें। प्रवाह को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप कई रणनीतियाँ अपना सकते हैं। रणनीति एक, एक मुश्किल काम चुनें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। शेफर का मॉडल हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें पूरा करने का मौका हमारे पास है, लेकिन जो हमारे सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर है। प्रत्येक कार्य, खेल या नौकरी में नियमों का एक सेट होता है और हमें अनुसरण करने के लिए कौशल के एक सेट की आवश्यकता होती है। उन्हें यदि किसी कार्य को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के नियम हमारे कौशल सेट के बुनियादी है, तो हम संभवतः ऊब जाएंगे। ऐसी गतिविधियाँ जो उदासीनता के लिए बहुत आसान हैं, यदि दूसरी ओर हम अपने आप को एक कार्य सौंपते हैं जो बहुत कठिन है, तो हम नहीं कर सकते। इसे पूरा करने के लिए कौशल है और लगभग निश्चित रूप से हार मान लेंगे और निराश महसूस करेंगे। बूट करने के लिए आदर्श एक मध्य मार्ग खोजना है जो हमारी क्षमताओं के साथ गठबंधन करता है, लेकिन बस थोड़ा खिंचाव। इसलिए हम इसे एक चुनौती के रूप में अनुभव करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ उससे बेहतर लिखता हूँ। हम अंत तक चुनौतियों को देखना चाहते हैं क्योंकि हम आनंद की भावना का आनंद लेते हैं। खुद को धकेलना। बर्ट्रैंड रसेल ने एक समान विचार व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, काफ़ी समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना कठिन उपलब्धि है। यदि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो अपने अगले के लिए एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखें। परियोजना। यदि आप एक प्रोग्रामर हैं, तो एक नई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करें। यदि आप एक नर्तक हैं, तो अपनी अगली दिनचर्या में एक आंदोलन को शामिल करने का प्रयास करें जो वर्षों से असंभव लग रहा है। कुछ अतिरिक्त जोड़ें, कुछ ऐसा जो आपको आपके आराम से बाहर ले जाए। क्षेत्र। यहाँ तक कि कुछ करना सरल है। पढ़ने के रूप में कुछ नियमों का पालन करने का मतलब है निश्चित योग्यता और ज्ञान होना। यदि हम भौतिकी में विशेषज्ञों के बिना क्वांटम यांत्रिकी पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम स्वयं भौतिकी में विशेषज्ञ नहीं हैं। हम शायद कुछ मिनटों के बाद छोड़ देंगे। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, अगर हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि कोई किताब हमें बताती है, तो हम तुरंत ऊब जाएंगे। हालांकि अगर पुस्तक हमारे ज्ञान और क्षमताओं के लिए उपयुक्त है और बनाता है जो हम पहले से जानते हैं, उस पर हम अपने पढ़ने में डूब जाते हैं और समय बह जाएगा। यह खुशी और संतुष्टि इस बात का प्रमाण है कि अपनी इकिगाई के साथ है। आसान बोरियत, चुनौतीपूर्ण प्रवाह, हमारी क्षमताओं से परे चिंता। रणनीति दो, एक स्पष्ट ठोस उद्देश्य रखें। वीडियो गेम मॉडरेशन बोर्ड गेम्स में खेले जाते हैं और खेल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए शानदार तरीके हैं क्योंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के एक सेट का पालन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी या अपने खुद के रिकॉर्ड को हराए। दुर्भाग्य से अधिकांश स्थितियों में उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार जब उनके बारे में पूछा गया, बॉस, अंतर्राष्ट्रीय निगमों में कर्मचारियों की नंबर एक शिकायत यह है कि वे टीम के मिशन को स्पष्ट रूप से संवाद नहीं करते हैं और परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को पता नहीं है कि उनके उद्देश्य क्या है। अक्सर क्या होता है, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों में, यह है कि अधिकारी खो जाते हैं। जुनूनी योजना के वितरण में इस तथ्य को छिपाने के लिए रणनीति बनाना कि उनका स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यह एक नक्शे के साथ
समुद्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई गंतव्य नहीं है। एक ठोस उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए कंपास होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, एक नक्शा है की तुलना में। एमआईटी मीडिया लैब के निदेशक जोई ईटो हमें अनिश्चितता के मानचित्र के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारी अनिश्चितता की दुनिया को नेविगेट करने के लिए एक उपकरण के रूप में है। व्हिप्लैश हाउ टू सर्वाइवर आवर फास्टर फ्यूचर नामक पुस्तक में उन्होंने और जेफ होवे ने लिखा है, एक अप्रत्याशित दुनिया में और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए एक विस्तृत नक्शा आपको अनावश्यक रूप से उच्च लागत पर जंगल में गहरे ले जा सकता है। एक अच्छा कंपास हालांकि हमेशा आपको ले जाएगा जहां आपको जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी यात्रा बिना किसी विचार के शुरू करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यह समझना कि जब आपके लक्ष्य का तक का रास्ता सीधा नहीं हो सकता है, तो आप तेजी से और अधिक कुशलता से खत्म करेंगे। यदि आपने एक पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ रूट किया था, व्यवसाय में रचनात्मक पेशे और शिक्षा एक जैसे है, यह महत्वपूर्ण है। काम शुरू करने, अध्ययन करने या कुछ बनाने से पहले हम जो हासिल करने की उम्मीद करते हैं, उसे प्रतिबिंबित करें। हमें खुद से इस प्रश्न पूछने चाहिए, स्टूडियो में आज के सत्र के लिए मेरा उद्देश्य क्या है? अगले महीने आने वाले लेख के लिए मैं आज कितने शब्द लिखने जा रहा हूँ? मेरी टीम का मिशन क्या है? सप्ताह के अंत तक मैं उस सोनाटा को एलिग्रो टेम्पो में खेलने के लिए कल कितनी तेजी से सेट कर दूंगा। एक स्पष्ट उद्देश्य होना प्रवाह को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें भी करना होगा। जब हम व्यापार में उतरते हैं, तो हमें पीछे छोड़ना जानते हैं। एक बार यात्रा शुरू कर होने के बाद हमें इस पर ध्यान दिए बिना इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। जब ओलंपिक एथलीट स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे यह सोचना बंद नहीं कर सकते हैं कि कैसे सुंदर पदक है। उन्हें क्षण में उपस्थित होना है, उन्हें बहना है। अगर वे एक सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित खो देते हैं, तो यह सोचकर कि वे अपने माता-पिता को पदक दिखाने में कितने गर्व महसूस करेंगे, वे लगभग निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में एक त्रुटि करेंगे और प्रतियोगिता नहीं जीतेंगे। इसका एक सामान्य उदाहरण है, लेखक का ब्लॉक है। कल्पना कीजिए कि एक लेखक के पास है 3 महीने में एक उपन्यास खत्म करो, उद्देश्य स्पष्ट है। समस्या यह है कि लेखक इस पर विचार करना बंद नहीं कर सकता है। हर दिन वह सोचती है, मुझे वह उपन्यास लिखना है, और हर दिन वह अखबार पढ़ने और घर की सफाई करने के बारे में सोचती है। हर शाम वह निराश महसूस करती है और वादा करती है कि अगले दिन काम करना होगा। दिन, सप्ताह और महीने बीत जाते हैं और लेखक अभी भी कुछ नीचे नहीं गया है पृष्ठ पर। जब यह सब लिखा जाता है, तो नीचे बैठकर उस पहले शब्द को प्राप्त करना होता है, फिर दूसरा, उसे इकिगाई व्यक्त करते हुए परियोजना के साथ बहने के लिए। जैसे कि आप ये पहले छोटे कदम उठाएंगे, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप आपके द्वारा की जा रही गतिविधि में एक सुखद प्रवाह प्राप्त करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को वापस मिल रहा है। एक खुश आदमी भविष्य पर रहने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट है। रणनीति 3, किसी एक कार्य पर ध्यान लगाओ। यह शायद आज की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, जो कि इतनी प्रौद्योगिकी और बहुत सारे विक्षेपों के साथ है। हम ईमेल लिखते समय यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहे हैं, जब अचानक एक चेक पॉइंट प्राप्त करता है और हम उसका उत्तर देते हैं, तब हमारा स्मार्टफोन हमारी जेब में कंपन करता है। जैसे ही हम उस संदेश का जवाब देते हैं, हम अपने कंप्यूटर पर वापस आ जाते हैं, फेसबुक पर लॉगिन करते हैं। बहुत जल्द 30 मिनट बीत चुके हैं और हम भूल गए हैं कि ईमेल क्या है, हम लिख रहे थे के बारे में होना चाहिए था। यह भी कभी कभी होता है जब हम रात के खाने के साथ मूवी देखते हैं और नहीं करते हैं। महसूस करें कि जब तक हम आखिरी काट नहीं लेते, तब तक सामन कितना स्वादिष्ट था। हम अक्सर सोचते हैं कि कार्यों के संयोजन से हमें समय की बचत होगी, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण दिखाता है कि इसका विपरीत प्रभाव है। यहाँ तक कि जो लोग मल्टीटास्किंग में अच्छा दावा होने का दावा करते हैं, वे बहुत उत्पादक नहीं हैं। वास्तव में वे कम से कम उत्पादक लोग हैं। हमारे दिमाग जानकारी के
लाखों बिट्स में ले जा सकते हैं, लेकिन केवल वास्तव में प्रति सेकंड कुछ दर्जन प्रतिक्रिया करें। जब हम करते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जो हम वास्तव में कर रहे हैं वह बहुत जल्दी कार्यों के बीच आगे पीछे हो रहा है। दुर्भाग्य से हम कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी सभी ऊर्जा को कार्यों के बीच बारी बारी से खर्च करते हैं, इसके बजाय उनमें से एक को अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रवाह प्राप्त करना। सिसिगजेंट-मिहाइली के अनुसार हमें एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नंबर एक, एक व्याकुलता रहित वातावरण में होना। नंबर दो, हर पल हम जो कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखना। यदि हम इसके नियंत्रण में हैं तो प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी है। यदि यह नियंत्रण में है तो यह बहुत अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक शोध पत्र लिखना है तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं और अपनी ज़रूरत की जानकारी देखने के लिए गूगल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि आप बहुत अनुशासित नहीं हैं तो आप उस कागज को लिखने के बजाय वेब पर सर्फिंग कर सकते हैं। उस स्थिति में गूगल और इंटरनेट ने आपको खींच लिया होगा। वह कागज उस स्थिति में गूगल और इंटरनेट ने आपको अपने प्रवाह की स्थिति से बाहर निकाल लिया होगा। यह वैज्ञानिक रूप से दिखाया गया है कि अगर हम लगातार अपने दिमाग को स्विच करने के लिए कहें, आगे और पीछे के कार्यों के बीच, हम समय बर्बाद करते हैं और अधिक गलतियां करते हैं और जो हमने किया है उसे कम याद करते हैं। स्टिफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लिफोर्ड आइवर नेस द्वारा किए गए कई अध्ययन मल्टीटास्किंग के महामारी से पीड़ित हमारी पीढ़ी का वर्णन करें। इस तरह के एक अध्ययन ने सैकड़ों छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण किया, उन्हें एक बार में करने के लिए उन चीजों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया। जो छात्र मल्टीटास्किंग के सबसे अधिक आदी थे, वे आमतौर पर 4 से अधिक कार्यों के बीच वैकल्पिक होते थे। उदाहरण के लिए, पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय, नोट्स लेते हुए, पॉडकास्ट सुनते हुए, अपने स्मार्टफोन पर संदेशों का उत्तर देते हुए और कभी-कभी अपने ट्विटर टाइमलाइन को चेक करते हुए। छात्रों के प्रत्येक समूह को कई लाल और कई नीले रंग के साथ एक स्क्रीन दिखाई गई थी। तीर अभ्यास का उद्देश्य लाल तीर को गिनना था। सबसे पहले सभी छात्रों ने बिना किसी परेशानी के तुरंत सही उत्तर दिए। जैसे जैसे नीले तीरों की संख्या में वृद्धि हुई, लाल तीरों की संख्या समान रही, केवल उनकी स्थिति बदल गई। हालांकि मल्टीटास्किंग के आदी छात्रों को आवंटित समय में या जितनी जल्दी हो सके छात्रों को लाल तीर गिनने में गंभीर परेशानी हुई। आदतन मल्टीटास्क नहीं, एक बहुत ही साधारण कारण के लिए वे नीले तीर से विचलित हो गए। उनके दिमाग को उसके महत्व की परवाह किए बिना हर उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि अन्य छात्रों के दिमाग को एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस मामले में लाल तीर गिनना और नीले रंग की अनदेखी करना अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है। कई चीजों पर काम करने के बाद एक बार हमारा काम कम हो जाता है, कम से कम 60% की उत्पादकता और 10 से अधिक अंकों से हमारा आईक्यू। स्वीडिश काउंसिल फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन शोध में पाया गया कि 20 और 24 साल की उम्र के बीच 4000 से अधिक युवा वयस्कों का एक नमूना समूह जो अपने स्मार्टफोन के आदी थे, कम नींद लेते थे, स्कूल में अपने समुदाय से कम जुड़े हुए महसूस करते थे और अवसाद के लक्षण दिखाने की अधिक संभावना थी। इस प्रवाह बाधा महामारी का शिकार होने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरह क्या हम एक काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं? विचलित होने की स्थिति को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष और समय मुक्त बनाने के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं, जिससे हमारी प्रवाह की स्थिति तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है और इस तरह से हमारे इकिगाई से के संपर्क में रहते हैं। सोने के पहले घंटे और जागने के आखिरी घंटे तक किसी भी तरह की स्क्रीन को न देखें। प्रवाह प्राप्त करने से पहले अपना फोन बंद कर दें। इस समय के दौरान आपके द्वारा चुने गए कार्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यदि यह बहुत चरम लगता है तो परेशान न करें। फंक्शन को सक्षम करें ताकि आपातकाल के मामले में आपके निकटतम लोग ही आपसे संपर्क कर सके। सप्ताह का एक दिन
शायद एक शनिवार या रविवार तकनीकी उपवास का एक दिन नामित करें। केवल ई पाठकों, वाईफाई के बिना या MP3 खिलाड़ियों के लिए अवसाद बना रहा है। किसी ऐसे कैफ़े में जाएँ जिसमें वाईफ़ाई न हो। प्रतिदिन केवल 1 या 2 बार ईमेल पढ़ें और उसका जवाब दें। उन समयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उनसे चिपके रहें। पोमोडोरा तकनीक का प्रयास करें। अपने आप को एक रसोई टाइमर प्राप्त करें। कुछ एक पोमोडोरो या टमाटर की तरह दिखने के लिए बनाए गए हैं और जब तक यह चल रहा है तब तक एक ही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोमोडोरो तकनीक 25 मिनट के काम और प्रत्येक चक्र के लिए 5 मिनट के आराम की सलाह देती है, लेकिन आप 50 मिनट का काम और 10 मिनट तक का आराम कर सकते हैं। उस गति को खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चक्र को पूरा करने में अनुशासित होना होगा। एक अनुष्ठान के साथ अपना कार्य सत्र शुरू करें जिसका आप आनंद लेते हैं और इसे एक इनाम के साथ समाप्त करते हैं। अपने दिमाग को वर्तमान में लौटने के लिए प्रशिक्षित करें। जब आप पाते हैं कि आप खुद को विचलित कर रहे हैं, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के दूसरे रूप का अभ्यास करें। टहलते जाएं या तैरें, जो भी आपको फिर से केंद्रित करने में मदद करेगा। ऐसे स्थान पर काम करें जहां आप विचलित नहीं होंगे। यदि आप घर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लाइब्रेरी, एक कैफ़े या यदि आपके कार्य में सैक्सोफोन, एक संगीत स्टूडियो शामिल है, पर जाएं। यदि आप पाते हैं कि आपका परिवेश आपको विचलित कर रहा है, तब तक देखते रहें जब तक आपको सही जगह न मिल जाए। प्रत्येक गतिविधियों को संबंधित कार्यों के समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को अपनी जगह और समय निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्रिका लेख लिखे रहे हैं तो आप शोध कर सकते हैं और सुबह घर पर नोट्स ले सकते हैं। दोपहर में पुस्तकालय में लिख सकते हैं और रात में सोफे पर संपादित कर सकते हैं। रूटीन कार्यों को बंडल करें, जैसे कि चालान भेजना, फ़ोन कॉल करना और इसी तरह, और उन सभी को एक ही बार में करें। जापान में प्रवाह, ताकुमिस इंजीनियर जीनियस और ओटाकस टेकुमिस इंजीनियर आविष्कारक और ओटाकस और क्या आम आदमी हैं। वे सभी हर समय अपनी इकिगाई के साथ बहने के महत्व को समझते हैं। जापान में लोगों के बारे में एक व्यापक स्टीरियोटाइप है कि वे असाधारण हैं, समर्पित और मेहनती। भले ही कुछ जापानी लोग कहते हैं कि वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे वास्तव में जितना कठिन काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होने की उनकी क्षमता के बारे में या उनकी दृढ़ता के बारे में जब कोई समस्या हल होनी है। जापानी पाठ शुरू करते समय पहला शब्द जो सीखता है वह है गानबारू, जिसका अर्थ है दृढ़ता के लिए या किसी के सर्वोत्तम करने के लिए दृढ़ रहना। जापानी लोग अक्सर खुद को यहाँ तक कि सबसे बुनियादी कार्यों के लिए भी लागू करते हैं। तीव्रता जो जुनून पर सीमा बनाती है। हम इसे सभी प्रकार के संदर्भों में देखते हैं। सेवानिवृत्त नागानो के पहाड़ों में अपने चावल के खेतों की सावधानीपूर्वक देखभाल करते हुए कॉलेज के छात्रों को कॉन्बिनीस के रूप में जाना जाने वाले सुविधा स्टोर में सप्ताह अंत की शिफ्ट में काम करना। यदि आप जापान जाते हैं तो आप लगभग हर लेन-देन में पहली बार विस्तार करने के लिए इस पर ध्यान देंगे। नाहाकानाजावा में दस्तकारी वस्तुओं को बेचने वाले दुकानों में से एक में चलो या क्योटो, और आपको यह भी पता चलेगा कि जापान पारंपरिक शिल्पकारिता का खजाना है। जापान के लोगों के पास कारीगर, परंपराओं और तकनीकों को संरक्षित करते हुए नई तकनीकों को बनाने की एक अद्वितीय प्रतिभा है। टेक्मी की कला टोयोटो कारीगरों को नियुक्त करती है जो हाथ में एक निश्चित प्रकार का पेंच बनाने में सक्षम है। ये टेकुमी या किसी विशेष मैनुअल कौशल के विशेषज्ञ टोयोटो के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्रतिस्थापित करना कठिन है। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो अपने सटीक कौशल का प्रदर्शन करना जानते हैं और ऐसा नहीं लगता है कि नई पीढ़ी को संभालना है। टर्नटेबल सुइयों का एक और उदाहरण है। वे लगभग विशेष रूप से उत्पादित हैं जापान में, जहां आप अंतिम शेष लोगों को जान सकते हैं जो इन सटीक सुइयों को बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी का उपयोग करना जानते हैं।
और जो अपने वंशजों को अपने ज्ञान को पारित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिरोशिमा के पास एक छोटे से शहर कुमाओ की यात्रा पर हमारी मुलाकात हुई। हम थे दिन के लिए पश्चिम में मेकअप ब्रश के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक के लिए एक फोटो पर निबंध पर काम करना। कुमानों के आगंतुकों का स्वागत करने वाला बिलबोर्ड एक बड़े ब्रश को पकड़े हुए शुभंकर दिखाता है। ब्रश कारखानों के अलावा शहर छोटे घरों और वनस्पति उद्यानों से भरा है। आगे बढ़ते हुए आप पहाड़ों के आधार पर कई शिंटो मंदिर देख सकते हैं जो शहर को घेरे हुए हैं। हम घंटों कारखानों में फोटो खींचते हुए अर्दली पंक्तियों में लोगों से भरे रहे। एक ही कार्य करना, जैसे कि ब्रश के हैंडल को पेंट करना या ट्रकों पर उन्हें लोड करना। इससे पहले कि हमें एहसास होता कि हमने अभी तक किसी को वास्तव में ब्रश हेड में ब्रिसल्स डालते नहीं देखा है। जब हमने इस बारे में पूछा और कई बार भागदौड़ हुई, तो अध्यक्ष महोदय एक कंपनी हमें यह दिखाने के लिए सहमत हुई कि यह कैसे किया गया। उसने हमें इमारत से बाहर निकाला और हमें अपनी कार में जाने के लिए कहा। 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम दूसरी छोटी संरचना के बगल में खड़े हो गए और सीढ़ियों पर चढ़ गए। उसने एक दरवाज़ा खोला और हम खिड़कियों से भरे एक छोटे से कमरे में चले गए, जो सुंदर प्राकृतिक रोशनी में रहने देता था। सुंदर प्राकृतिक प्रकाश में जाने वाली खिड़कियों से भरे एक छोटे से कमरे में चला गया। कमरे के बीच में एक महिला नकाब पहने हुए थी। आप केवल देख सकते हैं उसकी आंखें। वह ब्रश के लिए अलग-अलग ब्रिसल्स चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अपने हाथों और उंगलियों को इधर-उधर करने के लिए, कैंची को पकड़ने के लिए कैंची और कंधे का उपयोग करते हुए ताकि वह हमारी उपस्थिति पर ध्यान न दे। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि यह बताना मुश्किल था कि वह क्या कर रही है। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे यह बताने के लिए बाधित किया कि हमें पता नहीं है। काम करते हुए फोटो ले रहा है। हम उसके मुंह को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आंख में चमक और उसके भाषण में हंसमुख विभक्ति हमें बताती थी कि वह मुस्कुरा रही थी। वह अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए खुश और गर्वित दिख रही थी। हमें उसकी चाल को पकड़ने के लिए बेहद तेज शटर गति का उपयोग करना पड़ा। उसके हाथ नाचते थे और अपने औजारों और अपनी छँटनी के साथ संगीत कार्यक्रम में शामिल होते थे। राष्ट्रपति ने हमें बताया कि यह टेकुमी सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था, भले ही वह एक अलग इमारत में छिपी थी। कंपनी द्वारा बनाए गए हर ब्रिसल उसके हाथों से होकर गुजरा। जापान में स्टीव जॉब्स। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स जापान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। न केवल उन्होंने 1980 के दशक में सोनी के कारखानों का दौरा किया और जब उन्होंने एप्पल की स्थापना की, तो उन्होंने क्योटो में जापानी चीनी मिट्टी के बर्तन की गुणवत्ता को देखते हुए कई तरीकों को अपनाया। हालांकि यह क्योटो का एक कारीगर नहीं था जिसने स्टीव जॉब्स की भक्ति को जीत लिया, लेकिन बल्कि युकियो शकुनगा नाम की टोयामा से एक टिकुमी जिसने इट्सू सेटो याकी नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। क्योटो की यात्रा पर जॉब्स के शकुनगा के काम की एक प्रदर्शनी के बारे में सुना। वह तुरंत समझ में आया कि शकुनगा के चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ खास था। तथ्य की बात के रूप में उन्होंने कई कप, फूलदान और प्लेटें खरीदी और उस सप्ताह 3 बार शो में वापस गए। जॉब्स उनकी तलाश में अपने जीवन के दौरान कई बार क्योटो लौटे। प्रेरणा और शकुनागा को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना। ऐसा कहा जाता है कि जॉब्स के पास उनके लिए कई सवाल थे। उनमें से लगभग सभी ने निर्माण प्रक्रिया और चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रकार के बारे में बताया। शकुनागा ने बताया कि उन्होंने टोयामा प्रांत में पहाड़ों से खुद निकाले गए सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपने इकलौते कलाकार बन गए। पहाड़ों में उनके मूल से चीनी मिट्टी के बर्तन की निर्माण प्रक्रिया से परिचित होकर उनके अंतिम रूप में एक प्रामाणिक टिकुमी जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पर्वत को देखने के लिए टोयामा जाने का विचार किया, जहाँ शकुनगा को अपना चीनी मिट्टी का बर्तन मिला था। लेकिन जब उसने सुना कि यह क्योटो से ट्रेन द्वारा 4 घंटे
से अधिक है। जॉब्स की मृत्यु के बाद एक साक्षात्कार में सकुनागा ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व है कि उनके काम उस आदमी द्वारा सराहा गया जिसने आईफोन बनाया था। उन्होंने कहा कि जॉब्स ने उनसे आखिरी बार 12 चाय चियो का सेट खरीदा था। जॉब्स ने कुछ विशेष के लिए कहा था, एक नई शैली। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए शकुनागा ने नई विचारों का परीक्षण करने की प्रक्रिया में 150 टीके बनाए। इनमें से उन्होंने 12 श्रेष्ठ को चुना और उन्हें जॉब्स परिवार में भेजा। कभी जापान की अपनी पहली यात्रा के दौरान जॉब्स मोहित और प्रेरित थे। देश के कारीगर, इंजीनियर, दर्शन और व्यंजन। परिष्कृत सादगी। जापानी कारीगरों, इंजीनियरों, जैन दर्शन और भोजन में क्या आम है? सादगी और विस्तार पर ध्यान। यह एक आलसी सादगी नहीं है, लेकिन एक परिष्कृत है जो नए मोर्चे की खोज करता है, हमेशा वस्तु, शरीर और दिमाग या भोजन को अगले स्तर पर ले जाता है। एक इकिगाई के अनुसार, जैसा कि सिक्सजेंट मिहाइली कहेंगे, पूंजी हमेशा एक सार्थक रही है, प्रवाह बनाए रखने के लिए, दूर करने के लिए चुनौती। सुशी की डॉक्यूमेंट्री जीरो ड्रीम्स हमें एक टिकोमी का एक और उदाहरण देती है। इस बार रसोई में इसका नायक 80 से अधिक वर्षों से हर दिन सुशी बना रहा है और टोक्यो में गिंजा मेट्रो स्टेशन के पास एक छोटा सुशी रेस्तरां का मालिक है। वह और उसका बेटा हर दिन प्रसिद्ध तसुकीजी मछली बाजार जाते हैं और रेस्तरां में वापस लाने के लिए सबसे अच्छी मछली चुनते हैं। वृत्तचित्र में हम जीरो के प्रशिक्षुओं में से एक को टैमागो बनाने के लिए सीखते हैं, एक पतला, थोड़ा मीठा ऑमलेट। तक अभ्यास करता रहता है जब तक कि वह आखिरकार नहीं करता। प्रशिक्षु देने से इनकार क्यों करता है? क्या उसे उबने वाले खाना पकाने के अंडे नहीं मिलते हर दिन? नहीं, क्योंकि सुशी बनाना उनकी इकिगाई भी है। जीरो और उनका बेटा दोनों पाक कलाकार हैं। जब वे खाना बनाते हैं तो वे उबते नहीं हैं, वे प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब वे अपने आप को पूरी तरह से आनंद लेते हैं रसोई घर में, यह उनकी खुशी है, उनकी इकिगाई है। वे अपने काम में आनंद लेना सीखते हैं, समय की कमी महसूस करने के लिए, पिता और पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध से परे, जो उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। प्रत्येक दिन होने वाली चुनौती, वे एक शांत, शांतिपूर्ण वातावरण में भी काम करते हैं, जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। मिशेलिन से 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अन्य स्थानों को खोलने या व्यवसाय का विस्तार करने पर विचार नहीं किया। वे अपने छोटे से रेस्तरां के बारे में एक समय में सिर्फ 10 संरक्षक काम करते हैं। जीरो का परिवार पैसा कमाने की तलाश में नहीं है, इसके बजाय वे अच्छी कामकाजी परिस्थितियों को महत्व देते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें वे दुनिया में सबसे अच्छी सुशी बनाते हुए बह सकते हैं। यूकियो शकुनागा की तरह जीरो स्रोत पर अपना काम शुरू करता है। वह जाता है सबसे अच्छा टूना खोजने के लिए मछली बाजार। शकुना सबसे अच्छा चीनी मिट्टी के बर्तन खोजने के लिए पहाड़ों पर जाता है। जब वे काम करने के लिए नीचे उतरते हैं तो दोनों उस वस्तु के साथ एक हो जाते हैं जिसे वे पैदा कर रहे हैं। वस्तु के साथ यह एकता की वे प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं। जापान में विशेषार्थ में वे जाता है जहाँ शिंटोवाद के अनुसार वन, पेड़ और वस्तुओं में उनके भीतर एक कामी है। जब कोई चाहे एक कलाकार, एक इंजीनियर या एक शेफ बनाने के लिए निकलता है, कुछ उसकी जिम्मेदारी हर पल उसकी प्रकृति का सम्मान करते हुए उसे जीवन देने के लिए प्रकृति का उपयोग करना है। इस प्रक्रिया के दौरान कारीगर वस्तु के साथ एक हो जाता है और उसके साथ बहता है। एक लोहे का काम करने वाला कहेगा कि धातु का अपना जीवन होता है, जैसे कोई मिट्टी का पात्र बनाने वाला कहता है कि मिट्टी करती है। जापानी प्रकृति और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने में कुशल है। मनुष्य बनाम प्रकृति नहीं, बल्कि दोनों का मिलन। घिबली की पवित्रता। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रकृति से जुड़े होने का शिंटो मूल्य लुप्त है। इस नुकसान के सबसे कठोर आलोचकों में से एक अन्य कलाकार है
जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई के साथ है। स्टूडियो घिबली द्वारा निर्मित एनिमेटेड फिल्मों के निर्देशक हायाओ मियाज़ाकी। उनकी लगभग सभी फिल्मों में हम मनुष्यों, प्रौद्योगिकी, कल्पना और प्रकृति को एक अवस्था में देखते हैं, संघर्ष का और अंत में एक साथ आ रहा है। उनकी फिल्म स्पिरिटेड अवे में सबसे मार्मिक रूपकों में से एक कचरा में ढकी हुई एक मोटी आत्मा है, जो नदियों के प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करती है। मियाज़ाकी की फिल्मों में जंगलों में व्यक्तित्व होते हैं, पेड़ों में भावनाएं होती हैं और रोबोट पक्षियों से दोस्ती करते हैं। जापानी सरकार ने एक राष्ट्रीय खजाने पर विचार किया। मियाज़ाकी एक कलाकार है जो अपनी कला में पूरी तरह से लीन होने में सक्षम है। वह उपयोग करता है 1990 के दशक के अंत से एक सेल फोन और वह अपनी पूरी टीम को हाथ से खींचता है। वह अपनी फिल्मों को कागज पर प्रस्तुत करके सबसे प्रत्यक्ष भी करता है, यहाँ तक कि सबसे अधिक विस्तार ड्राइंग द्वारा प्रवाह प्राप्त करना, कंप्यूटर का उपयोग करके नहीं। निर्देशक की ओर से इस जुनून के लिए स्टूडियो घिबली दुनिया के एकमात्र स्टूडियो में से एक है, जहां लगभग पूरी उत्पादन प्रक्रिया पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके की जाती है। जिन लोगों ने स्टूडियो घिबली का दौरा किया है, वे जानते हैं कि यह काफ़ी विशिष्ट है। एक दिया पर रविवार को एक एकांत व्यक्ति को एक कोने में फंसा हुआ देखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति जो बिना देखे ही ओहायो नमस्ते के साथ उनका अभिवादन करेगा। मियाज़ाकी अपने काम को लेकर इतनी जुनूनी है कि वह कई रविवारों में बिताती है। स्टूडियो प्रवाह की स्थिति का आनंद ले रहा है, अपनी इकिगाई का सबसे ऊपर रख रहा है। आगंतुकों को पता है कि किसी भी परिस्थिति में मियाज़ाकी को परेशान करने के लिए कोई नहीं है, जो अपने त्वरित स्वभाव के लिए जाना जाता है, खासकर अगर वह ड्रॉ करते समय बाधित होता है। 2013 में मियाज़ाकी ने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनका स्मरण करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद टेलीविज़न स्टेशन एनएचके ने अपने आखिरी दिनों में काम पर एक वृत्तचित्र दिखाया। वह फिल्म के लगभग हर दृश्य में ड्राइंग कर रहे थे। एक दृश्य में उनके कई सहयोगियों को एक बैठक से बाहर आते हुए देखा जाता है और वहां वह एक कोने में ड्राइंग करते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक अन्य दृश्य में उन्हें 30 दिसंबर और स्टूडियो घिबली के दरवाजे खोलने के लिए काम करते हुए दिखाया गया है, ताकि वह अकेले दिन बिता सके। मियाज़ाकी ड्राइंग को रोक नहीं सकता है, जाने के बजाय उसके रिटायरमेंट के दिन छुट्टी पर या घर पर रहने के बाद वह स्टूडियो घिबली में गए और ड्रॉ करने के लिए बैठ गए। उनके सहयोगी ने उनके सबसे अच्छे पोकर चेहरों पर न जाने क्या-क्या कहा। एक साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वह कोई और फीचर फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वे ड्रॉ करते रहेंगे। क्या कोई वास्तव में सेवानिवृत्त हो सकता है, अगर वह जो करता है उसके बारे में भावुक है? निष्कर्ष निकालता है। यह केवल जापानी ही नहीं हैं जिनके पास यह क्षमता है। पूरी दुनिया में मजबूत, स्पष्ट इकिगाईज़ के साथ कलाकार और वैज्ञानिक हैं। वे वही करते हैं जो उनके मरने के दिन तक प्यार करते हैं। आइंस्टीन ने अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद करने से पहले लिखी आखिरी चीज़ एक सूत्र था, ब्रह्मांड के सभी बलों को एक सिद्धांत में एकजुट करने का प्रयास किया। जब उनकी मृत्यु हुई, तब भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें पसंद था। यदि वह भौतिक विज्ञानी नहीं होता, तो उसने कहा, वह एक संगीतकार के रूप में खुश होता। जब वह भौतिकी पर ध्यान केंद्रित नहीं था या गणित, उसे वायलिन बजाने में मज़ा आता था। अपने फार्मूलों पर काम करते हुए या संगीत बजाने के दौरान प्रवाह की स्थिति तक पहुँचते हुए, उनके 2 इकिगाईज़ उन्हें अंतहीन आनंद लाए। इस तरह के कई कलाकार गलत या पुनरावर्तक लग सकते हैं, लेकिन वे क्या है, वास्तव में कर उस समय की रक्षा कर रहा है जो उन्हें खुशी देता है। कभी-कभी उनके जीवन के अन्य पहलुओं की कीमत पर वे आउटलेयर है जो अपने जीवन के प्रवाह के सिद्धांतों को एक चरम पर लागू करते हैं। इस तरह के कलाकार का एक और उदाहरण उपन्यासकार
हारुकी मुराकामी है। वह केवल कुछ ही मित्रों का एक नज़दीकी चक्र देखता है और जापान में हर कुछ वर्षों में एक बार जनता के सामने आता है। कलाकारों को पता है कि उनके अंतरिक्ष की रक्षा करना, उनके पर्यावरण को नियंत्रित करना और उनके इकिगाई के साथ प्रवाह करना चाहते हैं, तो यह विचलित होने से मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है। माइक्रोफ्लो सांसारिक कार्यों का आनंद लेना। लेकिन जब हमें कपड़े धोने हों, लॉन घास काटना हो या कागजी कार्रवाई में भाग लेना हो तो क्या होगा? क्या इन सांसारिक कार्यों को सुखद बनाने का कोई तरीका है? शिजुंकी मेट्रो स्टेशन के पास टोक्यो के एक तंत्रिका केंद्र में वहाँ एक सुपरमार्केट है जो अभी भी लिफ्ट ऑपरेटरों को नियुक्त करता है। लिफ्ट काफ़ी मानक है और ग्राहकों द्वारा आसानी से संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन स्टोर आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाले किसी व्यक्ति की सेवा प्रदान करना पसंद करता है जो आपकी मंजिल के लिए बटन को धक्का देता है और आपके बाहर निकलने के दौरान झुकता है। यदि आप आसपास से पूछते हैं, तो आप सीखेंगे कि एक लिफ्ट ऑपरेटर है जो किया गया है 2004 से वही काम कर रही है। वह हमेशा मुस्कुराती रहती है और अपने काम को लेकर उत्साहित रहती है। वह इस तरह की नौकरी का आनंद कैसे ले पाती है? क्या वह इतना दोहराव करते हुए ऊब नहीं गया है? करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लिफ्ट ऑपरेटर बस नहीं है बटन धकेलना, बल्कि आंदोलनों का एक पूरा क्रम प्रदर्शन कर रहा है। वह ग्राहकों को नमस्कार के साथ नमस्कार और उसके बाद हाथ की स्वागत लहर के साथ अभिवादन शुरू करता है। फिर वह एक सुंदर आंदोलन के साथ एलिवेटर बटन दबाती है, जैसे कि वह एक गीशा है जो एक ग्राहक को चाय का एक कप पेश करती है। सिसिस्कजेंट मिहाइली इस माइक्रोफ्लो को बुलाता है। हम सभी एक कक्षा में या एक सम्मेलन में ऊब गए हैं और रखने के लिए डूडलिंग शुरू कर दिया है, खुद का मनोरंजन किया, या दीवार पर पेंटिंग करते समय सीटी बजाए। अगर हमें वास्तव में चुनौती नहीं दी जाती है, तो हम ऊब जाते हैं और खुद को खुश करने के लिए जटिलता की एक परत जोड़ते हैं। माइक्रोफ्लो के क्षणों में नियमित कार्यों को चालू करने की हमारी क्षमता, जिसमें हम आनंद लेते हैं, हमारे खुश होने की कुंजी है, क्योंकि हम सभी को ऐसे कार्य करने होंगे। हमारे खुश होने की कुंजी है, क्योंकि हम सभी को ऐसे कार्य करने होंगे। यहाँ तक कि बिल गेट्स हर रात बर्तन धोते थे। वह कहता है कि वह इसका आनंद उठाता है कि यह उसे अपने दिमाग को आराम देने और उसे साफ करने में मदद करता है, और यह कि यह वह अपने दिन इसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है। यह एक स्थापित आदेश या अपने लिए बनाए गए नियमों के सेट के बाद प्लेटें पहले, दूसरे काटे और इसी तरह। यह माइक्रोफ्लो के उनके दैनिक क्षणों में से एक है। रिचर्ड फेनमैन सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक है। नियमित कार्यों में आनंद। डैनियल हिलिस सुपर कंप्यूटर निर्माता थिंकिंग मशीनों के संपादकों में से एक ने फेनमैन को एक कंप्यूटर के विकास पर काम करने के लिए काम पर रखा था, जो समानांतर प्रसंस्करण को संभाल सकता था जब वह पहले से ही विश्व प्रसिद्ध था। वे कहते हैं कि फेनमैन ने अपने काम के पहले दिन को दिखाया और कहा, ठीक है मालिक, मेरा काम क्या है? उनके पास कुछ भी तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक निश्चित गणितीय समस्या पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वे उन्हें व्यस्त रखने के लिए एक अप्रासंगिक कार्य दे रहे थे और कहा, यह बालनी के झुंड की तरह लगता है, मुझे कुछ करने के लिए वास्तविक दे। इसलिए उन्होंने उसे कार्यालय की आपूर्ति खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर भेज दिया और उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ काम। जब उनके पास कुछ करने के लिए या अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, तो फेनमैन ने खुद को माइक्रोफ्लोइंग के लिए समर्पित किया। कहते हैं, कार्यालय की दीवारों को पेंट करना। सप्ताह बाद में थिंकिंग मशीन का दौरा करने के बाद निवेशकों का एक समूह कार्यालय को जाता है। घोषित किया गया,
आपके पास दीवारों और टाँका लगाने वाले सर्किटों में नोबेल पुरस्कार विजेता है। त्वरित अवकाश, ध्यान के माध्यम से वहां पहुंचना। मन को प्रशिक्षित करने से हम अधिक तेजी से प्रवाह की जगह पर पहुंच सकते हैं। ध्यान हमारी मानसिक मांसपेशियों का व्यायाम करने का एक तरीका है। ध्यान हम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, मन को शांत करना, हमारे विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना और किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। मूल अभ्यास में सीधी पीठ के साथ बैठना और अपने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सांस, कोई भी इसे कर सकता है और आपको सिर्फ एक सत्र के बाद फर्क महसूस होगा। अपनी नाक से अंदर और बाहर जाने वाली हवा पर ध्यान केंद्रित करके आप विचारों की धार को धीमा कर सकते हैं और अपने मानसिक क्षितिज को साफ कर सकते हैं। यदि हम प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने में बेहतर होना चाहते हैं, तो ध्यान एक उत्कृष्ट है। हमारे स्मार्टफोन और उनकी सूचनाओं के लिए एंटीडोट लगातार हमारे शरीर के लिए टकरा रहे हैं। ध्यान करना शुरू करने वाले लोगों में सबसे आम गलतियों में से एक है इसे सही करने की चिंता करना। पूर्ण मानसिक चुप्पी हासिल करना या निर्वाण तक पहुंचना। सबसे महत्वपूर्ण बात यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि मन विचारों विचारों और भावनाओं का एक निरंतर घूमता है, धीमा होता है। नीचे सेंट्रीफ्यूज कुछ ही सेकंड के लिए हमें अधिक आराम महसूस करने में मदद कर सकता है और स्पष्टता की भावना के साथ हमें छोड़ सकता है। वास्तव में ध्यान के अभ्यास में हम जो कुछ भी सीखते हैं, उनमें से एक चिंता का विषय नहीं है। हमारी मानसिक स्क्रीन पर जो कुछ भी घूमता है, उसके बारे में हमारे बॉस को मारने का विचार हमारे दिमाग में कौन सकता है, लेकिन हम इसे केवल एक सोच समझकर लेबल करते हैं और इसे जज या खारिज किए बिना एक बादल की तरह गुजरने देते हैं। यह केवल एक विचार है। 60,000 में से एक हमारे पास हर दिन है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ध्यान अल्फा और थीटा मस्तिष्क तरंगों को उत्पन्न करता है। में अनुभवी लोगों के लिए ध्यान ये तरंगें तुरंत दिखाई देती है, जबकि शुरुआत के लिए उन्हें अनुभव करने में आधा घंटा लग सकता है। ये सुकून देने वाली दिमागी तरंगें हैं जो सोने से ठीक पहले सक्रिय होती हैं। जैसे हम धूप में लेटते हैं या गर्म स्नान करने के तुरंत बाद, हम सभी अपने साथ एक स्पा लेकर चलते हैं जहां हम जाते हैं। यह जानने की बात है कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी कुछ भी कर सकता है थोड़े अभ्यास के साथ। संस्कारों के रूप में मनुष्य जीवन स्वाभाविक रूप से कर्मकांड है। हम तर्क दे सकते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अनुष्ठानों का पालन करते हैं जो हमें व्यस्त रखते हैं। कुछ आधुनिक संस्कृतियों में हमें सफल होने के लिए लक्ष्य के बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपने कर्मकांडी जीवन से मजबूर किया गया है, लेकिन पूरे इतिहास में मानव हमेशा व्यस्त रहा है। हम शिकार, खाना पकाने, खेती, खोज और उन परिवारों को बढ़ाने वाले थे जो हमें अपने पूरे दिन व्यस्त रखने के लिए अनुष्ठान के रूप में संरचित थे। लेकिन एक असामान्य तरीके से अनुष्ठान अभी भी दैनिक जीवन और व्यवसाय प्रथाओं में पारगमन करते हैं। लेकिन एक असामान्य तरीके से अनुष्ठान अभी भी दैनिक जीवन और व्यवसाय प्रथाओं में पारगमन करते हैं। आधुनिक जापान जापान में मुख्य धर्म कन्फ्यूशीवाद, बौद्ध धर्म और शिंतोवाद सभी ऐसे नियम हैं जिनमें अनुष्ठान पूर्ण नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। जापान में व्यापार करते समय प्रक्रिया, शिष्टाचार और आप कैसे काम करते हैं अंतिम परिणामों की तुलना में कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या बुरा इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। हालांकि यह निर्विवाद है कि कर्मकांडीय कार्यस्थल में प्रवाह खोजना एक की तुलना में बहुत आसान है, जिसमें हम अपने मालिकों द्वारा निर्धारित अस्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अनुष्ठान हमें स्पष्ट नियम और उद्देश्य देते हैं, जो हमें प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करते हैं। जब हमारे सामने केवल एक बड़ा लक्ष्य होता है, तो हम इसे खो या अभिभूत महसूस कर सकते हैं। अनुष्ठान हमें एक लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर प्रक्रिया, विकल्प प्रदान करके हमारी मदद करते हैं,
जब एक बड़े लक्ष्य के साथ सामना किया जाता है, तो इसे भागों में तोड़ने पर प्रयास करें और फिर एक-एक करके प्रत्येक भाग पर हमला करें। अपने दैनिक अनुष्ठानों का आनंद लेने पर ध्यान दें, उन्हें एक राज्य में प्रवेश करने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग करें। बहे परिणाम के बारे में चिंता न करें, यह स्वाभाविक रूप से आएगा, सुख करने में है, परिणाम में नहीं। एक नियम के रूप में अपने आप को याद दिलाएं, लक्ष्यों पर अनुष्ठान। सबसे खुश लोग वे हैं जो सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं। वे हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय बिताते हैं। अपनी इकिगाई को खोजने के लिए प्रवाह का उपयोग करना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको बेहतर विचार होना चाहिए कि आपके जीवन में किन गतिविधियों ने आपको प्रवाह में प्रवेश कराया। उन सभी को कागज के एक टुकड़े पर लिखें। फिर अपने आप से ये सवाल पूछें, जो गतिविधियाँ आपको प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनमें क्या है? वे गतिविधियाँ आपको प्रवाहित करने के लिए क्यों प्रेरित करती हैं? उदाहरण के लिए, क्या वे सभी गतिविधियाँ जिन्हें आप करना पसंद करते हैं, जिन्हें आप अकेले या अन्य लोगों के साथ करते हैं? क्या आप उन चीज़ों को करते समय अधिक प्रवाहित होते हैं, जिनके लिए आपको अपने शरीर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, या सिर्फ सोचने के लिए? इन सवालों के जवाब में आपको अंतर्निहित इकिगाई मिल सकती है, अपना जीवन चलाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपना अधिक समय उन गतिविधियों में अपना अधिक समय लगाकर खोजते रहें, जो आपको प्रवाहित करती हैं। इसके अलावा ऐसी नई चीज़ों की कोशिश करें जो इस बात की सूची में नहीं है कि आपको क्या करना है, लेकिन यह समान है और आप इसके बारे में उत्सुक हैं। उदाहरण के लिए, यदि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रवाह में ले जाती है, तो आप पेंटिंग की कोशिश भी कर सकते हैं। आप इसे और भी पसंद कर सकते हैं। या अगर आपको इस स्नोबोर्डिंग पसंद है और कभी सर्फिंग की कोशिश नहीं की, प्रवाह रहस्यमय है। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसे प्रशिक्षित करेंगे, उतना अधिक आप प्रवाह करेंगे और आप अपनी इकिगाई के करीब होंगे।